शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। आज विकास की दहाड़ सुनने वाले हैं। क्लास 12th के मैथ्स में इन्होंने 95 मार्क्स लाया। टोटल एग्रीगेट 92.4% इनका आया। 12th के बाद बीटेक इन्होंने किया। उसके बाद क्वालकॉम कंपनी में सीनियर डिजाइन इंजीनियर है। आज इनके मुंह से ही जर्नी हम लोग सुनेंगे। इनके लाइफ में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव भी रहा है। बहुत मजा आने वाला है। आज विकास से बहुत सारा लर्निंग हम लोग लेके जाने वाले हैं, और खास करके 11th 12th वाले बच्चे और जो पेरेंट इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस स्टोरी को सुन रहे हैं। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है स्पेशली फॉर स्टोरी ऑफ रियल पीपुल। रियल पीपुल कौन है? वो नहीं जिनके पास 100 करोड़ है, जिनके पास लाखों फॉलोवर है। वो पर्सन रियल पीपुल नहीं है। रियल पीपुल कौन होते हैं? जो ए से बी के तरफ गए हों, अपने लाइफ में कोई स्ट्रगल देखा हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई माइंडसेट का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, अगर उससे बाहर निकल करके उन्होंने अचीवमेंट पाया है, थोड़ा भी अचीवमेंट पाया है, वो सारे के सारे रियल पीपुल हैं। और विकास आज ऐसे ही रियल पीपुल में काउंट होते हैं। इनके जर्नी में हम लोगों को बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है। तो स्वागत है विकास आपका। ऑडियंस और स्टूडेंट जानना चाहती है कि थोड़ा सा अपने बारे में हमें शॉर्ट में बताइए कि एग्जैक्टली अभी आप क्या कर रहे हैं और 12th के बाद आपकी जर्नी क्या रही है। थैंक यू सर। इतना एक इलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन और एक इंट्रोडक्शन के लिए। तो जैसा आपने पूछा कि 12th के बाद मैंने क्या किया और अभी क्या कर रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं क्वालकॉम में सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे हूँ। और इंडिया में वीएलएसआई इंडस्ट्री काफ़ी अभी जानी मानी नहीं है, तो इट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और मैं उसी में कार्यरत हूँ फ़िलहाल। और अगर अपनी जर्नी में स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, सो आई विल से कि मेरी जर्नी फुल ऑफ फेलियर्स रही है। सो डोंट वरी कि आपने एक फेलियर देख लिया, 2 फेलियर देख लिया और उसके बाद आप गिव अप कर। यू शुड हैव नेवर गिव अप एटीट्यूड ऑलवेज इन योर लाइफ। तो क्लास 12th में मैं था, मैं सर से मैं पढ़ा भी हूँ, इनके गाइडेंस में इन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाया है, तो काफ़ी अच्छा क्लास 12th गया एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर इन माय स्कूल। तो हमेशा की तरह एक ख्वाब होता है हर स्कूल के टॉपर का कि आईआईटी निकालूंगा या एनआईटी निकालूंगा, इससे नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो मेरा भी एक वही ख्वाब था। और हमारे इंडिया में लाखों करोड़ों स्कूल है, तो आप देख सकते हो अगर लाखों स्कूल है तो लाखों टॉपर्स है, बट आईआईटी की सीट्स कुछ हजार ही हैं, तो सभी का नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा भी मेंस अच्छा क्रैक हो गया और बट एडवांस मैं नहीं निकाल पाया। बट मेंस में इतने भी अच्छे नंबर नहीं थे कि मुझे कोई एनआईटी मिल पाए। एंड एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि लैक ऑफ गाइडेंस, मुझे पता नहीं था आईआईटी और एनआईटी के अलावा, मुझे और कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि इंजीनियरिंग फील्ड में और कौन से कॉलेजेस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो मैं भी भेड़ चाल की स्थिति में था। हमारे क्लास 11-12 के काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पता नहीं होता कि अब करना क्या है, आगे क्या। तो वो वही करते हैं जो उनके फ्रेंड्स करते हैं, और उसके बाद वो उसी भेड़ चाल में चलते जाएंगे चलते जाएंगे। मेरे साथ भी एक फेज आया, मैं भी क्लास 12th में था और उसके बाद मैं बीटेक मैंने ग्रेटर नोएडा से किया और अपने दोस्तों के साथ ही वहाँ चला गया। बट फिर वहाँ पर मुझे पता चला, मैं 2 साल निकल गए, 2 साल के बाद एक फैकल्टी मुझे मिले वहाँ पे मैथ्स के ही, वो बीआईटी मिश्रा रांची के थे, एल्यूमिनाई। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बात हुई। तो उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम यहाँ पे कैसे आए। उन्होंने मेरी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश की। फिर उन्होंने पूछा कि मार्क्स कितने आए थे मेंस में, एडवांस में कैसा। तो मैंने उनसे सारा कुछ शेयर किया, और शेयर करने के बाद मुझे पता चला कि बीआईटी मिश्रा रांची मुझे मिल जाता अगर मैंने अप्लाई किया होता। तो मैं कहूँगा कि ये पहला सेटबैक था मेरे लिए जो मैं अचीव नहीं कर पाया। कि मुझे पता था कि मैं इस कॉलेज को चला जाऊंगा,
लेकिन लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, इसके कारण मैं अब कुछ नहीं कर सकता था वहाँ। तो इट वॉज समथिंग द सेकेंड हार्ट ब्रेक टू मी। द फर्स्ट थिंग वॉज कि मेरा IIT नहीं निकला, NIT नहीं निकला, और सेकेंड ये उससे ज्यादा दुखी होता है कि हाँ आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते थे, आप में वो कैपेबिलिटी थी, बट समय ऐसा था, सिचुएशन ऐसा था, या आपके लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप नहीं जा पाए। तो अगेन मैंने वहां से रिकवर किया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और फिर मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद एक बीटेक 4 साल का था, निकल गया। फिर बीटेक से मेरी प्लेसमेंट हुई एक कंपनी में, और वो सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल कंपनी थी, जो कि ग्लास इंडस्ट्री की कंपनी थी। अच्छा। और मेरा ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड मुझे शुरू से ही एम्बेडेड एंड VLSI में काफ़ी रुचि थी। तो मैं शुरू से चाहता था कि मैं अपने डोमेन में करूं। और इसी ब्रांच के साथ काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि इसी के लिए कोई स्कोप नहीं है इंडिया में। स्पेशली आज से 4 साल 5 साल पहले बहुत ही कम स्कोप था। मोस्टली इसी के बच्चे हमारे CSIT फील्ड में चले जाते हैं। तो वो भी एक मेरे लिए काफ़ी चैलेंज था, बट चलो किसी तरह मेरा इन प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट के बाद मैं गया जॉब करने, और वहाँ मैं 7 दिन में था, मुझे वो किक नहीं आया कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा। तो विद इन 7 डेज मैंने वहाँ पे रिजाइन दे दिया। तो इट वॉज अ हार्ड डिसीजन एट दैट कौन टाइम। सा कंपनी था आपने बताया? असाही इंडिया ग्लास। अच्छा, ठीक है। तो असाही इंडिया ग्लास में मैं था वहाँ। हम्म। और एक पल को मुझे लगा कि मुझे जॉब क्विट करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो हमेशा आपके ऊपर एक बर्डन होता है कि क्या आगे करूं, क्या ना आगे करूं, क्या इससे मेरा फैमिली इम्पैक्ट करेगा या नहीं। और इवन एट दैट टाइम मेरे ऊपर काफी एजुकेशन लोन भी था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जॉब क्विट कर दूंगा तो फिर मैं लोन कैसे इसको पूरा करूंगा। तो काफी कुछ चल रही थी दिमाग में उस समय। बट इवेंचुअली मैंने अपने दिल की सुनी। मैं उस चीज के साथ नहीं गया जिसमें मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने जॉब क्विट किया। मैं फिर वापस अपने दिल्ली में आया। मैंने वहां से तैयारी करना स्टार्ट की। मैंने इनिशियली गेट का तैयारी करना स्टार्ट किया। अच्छा। और गेट का तैयारी के साथ साथ मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की भी तैयारी काफी कुछ करता रहा, क्योंकि दोनों काफी कोरिलेटेड। अगर गेट का आप अच्छे से तैयारी करते हो तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में 80 to 90% वही पूछे जाते हैं। अच्छा। तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट टू मी। और फिर मैं करता गया, बट इवेंचुअली अगेन एक और फेलियर मेरे सामने आया। इट वाज सी फेलियर हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी ही गलती होती है। इस बार मेरे नाना जी के साथ एक दुर्घटना घट गई, जिसके कारण उनको 3 महीने हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना पड़ा। एंड इट वाज समथिंग कि वो मार्च में मेरा एग्जाम था, और मेरे नाना के साथ जो घटना घटी वो सितंबर में हुआ। तो मुझे तुरंत ही आना पड़ा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करीबन 3-4 महीने मेरे मैं तैयारी नहीं कर पाया। मैं हॉस्पिटल में ही इधर उधर चक्कर काटते रह गया। और फिर लास्ट के 1-2 महीने में जितना भी रैप अप कर पाया उसमें मैंने गेट दिया। गेट क्रैक हो गया मेंस की तरह। बट इस बार IIT फिर से नहीं मिली मुझे। तो अगेन हार्ट ब्रेक टू मी। बट हाँ, ये चीज जरूर था कि मुझे अपने मेहनत पे यकीन था। फिर अच्छा, यहाँ पे रोकना चाहता हूँ मैं आपको कि आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, आईआईटी में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ, तो क्या लगता है अभी आपको उस बात का कोई अफसोस है, कोई रिग्रेट होता है, या लगता है कि चलो वो नहीं हुआ फिर भी मैं अपने लाइफ में आज एक सही जगह पे हूँ? इसमें क्या आपका राय है? बच्चे को क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, कंपटीशन हर जगह है, हर बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होगा, लिमिटेड सीट है, लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा भर आता है। तो वैसे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हुए आईआईटी में, उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? जैसे आप 2-2 बार नहीं हो पाए, एक बार 12th में मौका था आपके पास जाने के बाद, जेई के बाद, तो वहां पे नहीं हुआ, इसके बाद गेट के बाद नहीं हो पाया आपका, ठीक है? तो इसमें क्या लगता है, अपने लाइफ को कैसे देख रहे हो अभी आप? अगर सच पूछो तो इवेंचुअली आप जिस समय पे होते हो और आपके साथ ये घटना घटती है, आपको बहुत बुरा लगता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन बुरा लगने से फिर कुछ होता नहीं है। आपको इवेंचुअली उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अगर एक सेटबैक मिलता है, इट डजंट मीन कि आपकी लाइफ खत्म हो गई वहां पर।
तो कुछ दिनों तक बुरा लगा मुझे, और बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि इफ आपको अंदर से वो चीज कचोटेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। जब तक आपके दिल पे नहीं लगती है बात तब तक आपको वो मोटिवेशन नहीं आएगा अंदर से। लोग बहुत कहते हैं कि मोटिवेटेड रहो, ऐसे करो वैसे करो, ये सुन लो वो सुन लो, हमेशा यू विल फील मोटिवेटेड, बट आई डोंट थिंक सो। मोटिवेशन कम्स विद इन यू। अगर आप अपने आप से किसी चीज को लेकर मोटिवेटेड नहीं हो तो इसका कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन का कोई महत्व नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक मूवी देख के आ रहे हो आज, जो कि बेस्ड है क्रिकेट पे, तो आप आज क्रिकेटर बनना चाहते हो, कल आप कोई मूवी देख के आ रहे हो सोल्जर का, तो आपको कल सोल्जर बनना है। तो ये सब एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर जो आपको 1 या 2 घंटे के लिए काफी मोटिवेटेड रखेगी, लेकिन आपको उसके आगे अपने आप को एनालाइज करना है कि अंदर से आप क्या करना चाहते हैं, आप किस चीज की तरफ खुद ब खुद ड्रॉ आउट कर रहे हो। तो अगर वो चीज आपके साथ एक बार हो जाती है, आप उस चीज को पहचान लेते हो, तो आपको बस मेहनत करना है। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, डोंट थिंक अबाउट कि ये क्या होगा आपके साथ। अच्छा, उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया जब ये न्यूज़ आपके पास आया कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने वाला है? तो मतलब उस टाइम माइंडसेट आप क्या कर रहे थे, फिर कैसे अपने आप को संभाला आपने? उस समय संभालने के लिए तो ठीक है, दोस्त भी थे काफी, बातें बातें दोस्तों से करते रहता था मैं कि हाँ ऐसा है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि सफलता में कहीं ना कहीं संगत, गुरु और आदत, ये 3 चीजों को बहुत महत्व होता है। आपको क्या लगता है इस तीनों में से कौन ज्यादा मदद किया, या तीनों आपके लाइफ में इंपॉर्टेंस था जहां पर? और ये एक ऐसी चीज है ना कि जब आपका लाइफ अच्छा चल रहा है तब तो बहुत कम इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जब बुरा वक्त चलता है तो इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। तो क्या लगता है इन तीनों में से कहीं सपोर्ट आपको मिला था ये सब चीज का? आज जहां पर हो उसमें इन तीनों की छवि कहीं देखते हो आप? एग्जैक्टली अगर सही मायने में कहूँ तो तीनों का काफी जरूरत है। आप जैसे कह सकते हो, जब भी आप खाना बनाते हो तो खाना में जितना हल्दी का जरूरत है उतना ही मसाले का जरूरत है, उतना ही नमक का जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। उसी तरह है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको तीनों की जरूरत पड़ेगी, संगत की भी, आपको गुरु की भी, और आपकी आदतों की भी। आपकी आदतें ही आपका संगत डिसाइड करती है। अगर आपकी आदतें अच्छी रहेंगी, अगर आप लोगों से, आपकी आदतें अच्छी रहेंगी तो आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। एंड अब एक बार आपको अच्छा संगत मिलता है तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि एक संगत ही गुरु का भी काम करता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही, मेरे पास काफी कम दोस्त है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे पास 1-2 दोस्त हैं या 4-5 दोस्त हैं। मतलब हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें 8-9 लोग थे काफी, तो मैं बातें करते रहता था सबसे, हम लोग कांटेक्ट में रहते थे। तो उस संगत में अलग अलग तरह के वेराइटीज ऑफ लोग रहते हैं। अगर आप सिर्फ हमेशा उन लोगों से मिलते रहेंगे जो आपको हमेशा बोलेंगे तुम करो तुम करो, तो यू विल फील प्रेशर कि यार हमेशा मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वो बोल रहा है पढ़ने को ही, मेहनत करो, तो आपको अपने आप से अंदर से प्रेशर आएगा। तो मेरे संगत में ऐसे भी लोग थे जो प्रेशर भी देते थे ताकि मैं आगे बढ़ूं, और मेरे संगत में ऐसे भी लोग थे जो प्रेशर रिलीजर का भी काम किए, कि वो आगे मजाक भी करते थे ताकि आप एक बैलेंस में रहे। हाँ, बैलेंस होना जरूरी है लाइफ में। तो संगत ऐसे हमारा हेल्प किया। आदतें आपकी हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे करना पड़ेगा काम। जैसे बहुत सारे लोग होते बोलते सुबह 4 बजे उठो, ऐसे करो, तो ये सबके लिए काम नहीं करता। स्पेशली मेरे लिए काम किया कि मैं सुबह में उठ जाता था, काम वाम करके फिर अपना पढ़ाई करता था। बट मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो रात में पढ़ते थे, सुबह में सोते थे। तो ये चीज मैंने देखा है कि आप जो भी टाइम दो अपना डेडिकेटली 100% दो। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस समय क्या कर रहे हो। आदत ये बनाओ कि फोकस्ड रहना है। If you are focused at any time with any of respect to what you are doing, you will definitely get success to it. अच्छा, इसमें आपकी आदत क्या थी कि कोई टास्क लिया तो उस टास्क को टाइम के हिसाब देख के करते थे या टारगेट के हिसाब से करते थे? मान लो कि एक चैप्टर लिया आपने, तो उस चैप्टर को आज खत्म करके उठना है, या फिर 2 घंटा उस चैप्टर को सिर्फ पढ़ना है मेरे को, 2 घंटा में चाहे कितना भी हो जाए, फिर अगला दिन हम पढ़ेंगे? क्या इस तरह का कोई आपकी टेंडेंसी होती थी, या कि आपने एक सेगमेंट उठाया कि नहीं आज तो ये खत्म करके ही निकलेंगे, या फिर आप सिर्फ
टाइम अलॉट करके आते थे कि नहीं मेरे को 2 घंटा में जितना खत्म हो जाए उतना ही मैं करूंगा? क्या आपकी आदत रहती है? मैं ज्यादा प्रिफर करता हूँ टारगेट। टारगेट। एग्जैक्टली। सी बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो तो कंपटीशन वाइज मैं मानता हूँ कि टाइम भी मैटर करता है, बट 19-20 का फर्क होना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से 20 मैं टारगेट को देता हूँ और 19 मैं टाइम को देता हूँ, क्योंकि लेट से अगर आप किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो और आपने टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे 1 घंटा में ही कंप्लीट करना है, और उस 1 घंटा में आपने पढ़ तो लिया लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आया, चाहे आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसके बारे में क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इवेंचुअली 4 या 5 दिन बाद आप उस चीज को भूल जाओगे या कुछ कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वैसा होता है तो अगेन यू विल हैव टू गिव द सेम टाइम, आप उसको फिर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या कि मेरा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो अब इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तो आपने एक ही टॉपिक को एक तरीके से 2 बार आपने डबल टाइम दे दिया। तो मैं बोलूंगा कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा समय दें। अगर टारगेट पे आपने बहुत अच्छे से काम किया है, आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को काम किया है, तो जब आप रिवीजन करोगे तो 1 घंटे का जो आपने उस समय शुरू में टाइम दिया था पढ़ने को, वो आप 15 मिनट में रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपका बेसिक बहुत क्लियर है। तो मैं हमेशा 19-20 में रखता था और 20 मैं ज्यादा फोकस टारगेट को लेकर करता था रादर देन टाइम। अच्छा, क्योंकि इवेंचुअली ये मुझे लगता था कि आगे टाइम भी सेव करेगा मेरे लिए। ठीक। अच्छा, जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या लगता था? आप अपने हेल्थ पे ध्यान देना, मतलब कि स्पोर्ट खेलना या एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करना, उस टाइम कुछ होती थी, इस तरह की आदतें थी आपकी? खाने पीने पे तो ऐसा कंट्रोल नहीं किया है मुझे जरूरत भी है खाने पीने की। अच्छा, ठीक है। तो तो एक्सरसाइज, स्पोर्ट, एग्जैक्टली गेम, ये सब स्पोर्ट्स पर? वगैरह का बहुत रोल है। आप ठीक है मेंटली आप फिट रह सकते हो, लेकिन जब तक आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे किसी चीजों को। तो आप मेंटली लेट से आप पढ़ रहे हो दिन रात पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, और आप कल को बीमार हो जाते हो, हाँ, तो 2 दिन 3 दिन बीमार हो गए तो 3 दिन का आपका समय वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो यू हैव टू कीप योर बॉडी फिट ऑल्सो। अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी आप मेंटली भी चल सकते हैं आगे। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो मेंटली भी आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं हाँ खेलने कूदने में मैं हमेशा शुरू से एक्टिव रहा हूँ, और बैलेंस आउट इसी तरह मैंने किया है। बहुत कभी अच्छी। छोड़ा नहीं कि खेलना नहीं है या कभी वॉक पे नहीं जाना या ऐसा, इससे पढ़ाई का प्रेशर प्रेशर आता है आप पे, और प्रेशर आना भी जरूरी है, बट आपके पास हैंडल करने का क्षमता होना चाहिए। वेरी इफ गुड। यू कैन हैंडल इन योर ओन वे, दैट्स द बेस्ट वे। ठीक है। मतलब ओवरऑल क्या है ना कि आपको सिर्फ पढ़ाई पे ही चश्मा लगा के नहीं पढ़ते रहना है। एग्जैक्टली। आपको क्या है कि साथ साथ हेल्थ पे भी ध्यान देना है, खेल कूद पे भी आपको ध्यान देना है, ताकि ये बैलेंस रहे, क्योंकि प्रेशर भी रिलीज करने आपको आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, मैंने सुना है कि आप आईआईटी क्रैक नहीं किए लेकिन आईआईटीएन लोग के साथ काम करते हैं, क्या ऐसा सही है? ये सब भी काफी वैसा ही है। तो जैसा मैंने कहा, मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। हाँ। मैंने आपको बीटेक की बात स्टोरी बताया कि मैं गेट और वीएलएसआई इंडस्ट्री के लिए मैं तैयारी कर रहा था और इवेंचुअली गेट नहीं हो पाया। तो एट दैट टाइम आई वाज टोटली ब्रोक अप, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मुझे दिख रहा था कि फेलियर्स ही मेरे पास आ रहे हैं। मैं जितना भी ट्राई करूं, या तो मेरी तरफ से कुछ गलती रह जा रही है या तो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस ऐसे हो जा रहे हैं कि मुझे वो चीज नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूँ। अच्छा। तो एक सिचुएशन ऐसा भी मेरे पास आ गया कि जहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि अब क्विट करता हूँ, अब जॉब करने की सोचता हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं क्विट करके दूसरे डोमेन में चला जाऊंगा, क्योंकि अच्छा, अच्छा। मैंने पहले ही चेंज किया था पहला जॉब यही सोचकर कि ये मेरे डोमेन का नहीं है। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मैं दूसरे डोमेन में जाऊं। तो इसलिए मैंने मेरी मतलब फाइनेंशियल हालत और ऐसी हो गई थी कि मैं सोच रहा था कि घर से पैसे मंगवाना बंद करो। अब अगर कॉल सेंटर में भी काम करना है तो कर लो, और उसके साथ जो समय मिलता है गेट की और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तैयारी करो। अच्छा। सो इट वाज समथिंग लाइक कि डू एंड डाई फॉर मी। हाँ। आई हैड टू परफॉर्म एनीवे। मेरे पास कोई बहाना नहीं है कि मैं जाके बोलूं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि एट लास्ट अगर आप कुछ नहीं करते हो तो पूरी दुनिया आपको बोलेगी ये बहाने मार रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है ये, अगर आपके पास डू एंड डाई सिचुएशन है तो यू शुड ऑलवेज गिव योर 110%। आगे क्या होता है आपके हिसाब से नहीं चलेगा, चाहे जो भी है, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर गिविंग 110%। तो मैंने अपना दिया, और मेरे पास एक ही अपॉर्चुनिटी आई, और मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, क्योंकि मेरे साथ जो फ्रेंड सर्कल थे उस समय, जो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे, उनके पास 2-3 इंटरव्यूज आए थे, उन्होंने दिया था, उनका क्रैक नहीं हुआ था। तो एक डर था मेरे अंदर कि एक बार में पहली बार इंटरव्यू देने में निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो मेरे पास एक इंटरव्यू कॉल आई सिनॉप्सिस कंपनी की, और मैं वहां पे गया, और थैंकफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसको पूरा क्लियर कर लिया। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी, और मैंने उसे ही ग्रैब करने की कोशिश की। और इस सिनॉप्सिस कंपनी में जाने का जो प्रोसीजर था, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ गेट। मैंने जो गेट का प्रिपरेशन किया, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफी कुछ सिमिलर है, तो हमारे में काफी सब्जेक्ट्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल वगैरह। तो वो इतना मैंने एक तरह से डीपली स्टडी किया था कि मुझे याद है वहां पर करीबन जब मैं पहुंचा तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे। दे वर फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, हर जगह से। अच्छा। और करीबन 1000 लोग थे उस चीज में जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर चला था, और उसमें से उन्होंने 23 लोगों को चूज किया था, एंड आई वाज वन ऑफ देम इन 23। अरे वाह। सो ये मैं फिर वही कहूंगा कि मैं आईआईटीएन नहीं था, मैं हमेशा फेलियर देखा, बट मेरी मेहनत मुझे वहीं ले गई जहां मैं आईआईटी के बाद जाता। तो कभी होप मत आप छोड़ो कि अब कुछ नहीं हो सकता। एंड इसके साथ मैं भी एक और चीज बोलूंगा कि अगर आपको कभी सक्सेस मिलता है इतना मेहनत करने के बाद, लेट्स से आप आईआईटी नहीं क्रैक कर पाए और फिर उसके बाद चले गए, सो नेवर बोस्ट अबाउट इट कि यार वो तो आईआईटी से करके चला गया, मैं बिना आईआईटी से करके गया हूँ। बिकॉज इट्स समथिंग, द डेस्टिनेशन इज सेम। जो एक आईआईटीएन जाके किया, आपको उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मेहनत किया। उसने 11th-12th में मेहनत किया है, या बीटेक के बाद मेहनत किया है। उसने पहले मेहनत कर लिया, इसलिए उसकी आगे की राह आसान हो गई। मैंने बाद में मेहनत किया, तो मेरी आगे की राह बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज से रही। तो इवेंचुअली आप डेस्टिनेशन एक ही है, दो पाथ अलग अलग है। तो कभी आप कंपेयर मत करो इन दो चीजों को। जो चीज है हमेशा रेस्पेक्ट करो और उसको लेकर आगे आप बढ़ो। तो हाँ, आपका क्वेश्चन के लिए अगर मैं कहूँ तो इवन मैं जब अपनी कंपनी में गया, इनिशियल कंपनी में, बिल्कुल, तो वहां पे मुझे एक कलीग मिला जो आईआईटी धनबाद के थे। अच्छा। और वो मेरे सेम बैच में ही थे, बट मींस उनको आईआईटी धनबाद मिल गया था, और मैं एक बीटेक के लिए मैं ग्रेटर नोएडा चला गया था। बट इवेंचुअली आपकी मेहनत था, उनका पाथवे अलग था, मेरा पाथवे अलग था, डेस्टिनेशन वाज द सेम। वाह, बहुत मजा आया। मतलब कि इनकी स्टोरी से जो मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि आपके अंदर डेडली कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि अगर आपके पास प्लान बी है तो प्लान ए कभी काम नहीं करने वाला है। मतलब सिर्फ एक ही प्लान होना चाहिए, डू और डाई, बस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये ए काम नहीं करेगा तो बी पे हम काम कर लेंगे, लेकिन विकास के लाइफ में ये नहीं था। अब जो है यही है, प्लान ए ही है सिर्फ। तो ये भी आप देख सकते हो कि जिसके लाइफ में प्लान बी होता है ना, प्लान ए जनरली काम नहीं करता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन, हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं, रास्ता कुछ भी हो सकता है। अपने माइंड में बना के रखो कि भाई मेरे को यहाँ पहुंचना है और इस तरह से मुझे सोसाइटी की मदद करना है, गिव करना है, देना है सोसाइटी को अपने काम के थ्रू। तो वो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता मिल ही जाएगा। इन्होंने आईटी क्रैक ना करने के बावजूद भी आईआईटीएन लोग के साथ काम कर रहे हैं, ये एक नाज की बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लर्निंग हम लोगों को आज मिला है विकास के स्टोरी से। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।